ब्रिटिश राज से पहले भारत की अर्थव्यवस्था काफी स्वावलंबी थी। जहां ज्यादातर लोग खेती किसानी में लगे थे, वहीं देश की हस्तशिल्प की उद्योग भी पूरी दुनिया में मशहूर थे। इसके साथ ही भारत कपास, रेशम, चावल आदि का निर्यात पूरे विश्व में करता था। लेकिन अब भारत में ब्रिटिशों का शासन था। ब्रिटिश सरकार और उसकी आर्थिक नीतियां ब्रिटेन के विकास पर केंद्रित थीं, भारत पर नहीं। इन नीतियों की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था बदलने लगी। अब भारत ब्रिटेन की उद्योगों के लिए कच्चा माल सप्लायर बन गया था और उनके तैयार माल का उपभोक्ता भी था। कृषि क्षेत्र की वृद्धि रुक गई थी। इसका मुख्य कारण ब्रिटिशों द्वारा थोपे गए अलग-अलग जमीन सुधार सिस्टम थे। उदाहरण के तौर पर उस वक्त बंगाल में जमींदारी सिस्टम लागू था। इसमें जमींदार किसानों से जमीन का कर वसूलते थे और उसे ब्रिटिश सरकार को देते थे, और अगर वे ऐसा नहीं कर पाते थे तो उनकी जिम्मेदारी उनसे छीन ली जाती थी। इसलिए जमींदारों का ध्यान ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूलने और अपनी जमीन बचाने पर होता था, और कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए नहीं। इसके अलावा तकनीक और सिंचाई की सुविधाओं की कमी के चलते कृषि क्षेत्र कमजोर होने लगा। औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने भारत में आधुनिक उद्योगों की नींव डालने नहीं दी। जैसा कि हमने देखा, उनकी नीतियों के दो मुख्य मकसद थे। पहला, भारत को ब्रिटेन के आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चा माल सप्लाई करने वाला बनाना, और दूसरा, भारत को उन उद्योगों के तैयार सामान का बाजार बनाना ताकि ब्रिटेन के उद्योग फल फूल सकें। भारत की दुनिया भर में मशहूर हस्तशिल्प उद्योग ब्रिटेन की मशीन से बने सस्ते और आधुनिक उद्योगों के सामान के सामने टिक नहीं पाया, जिससे बेरोजगारी भी बढ़ गई। 19वीं सदी के दूसरे हिस्से में कुछ कपास और जूट के मिलें लगाई गईं। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टीस्को बनी, और फिर दूसरी विश्व युद्ध के बाद कुछ चीनी, सीमेंट और कागज की फैक्ट्रियां भी आईं। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत कम पूंजीगत वस्तुओं की उद्योग स्थापित हो पाए। पूंजीगत वस्तुओं की उद्योग वे होती हैं जो ऐसे मशीन टूल्स बनाओ जिनकी मदद से किसी भी प्रोडक्ट को आगे बनाया जा सके। कुल मिलाकर भारत की इंडस्ट्रीज की नींव भी हिल गई थी। ब्रिटेन का भारत के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर पूरा नियंत्रण था, जिसकी वजह से भारत का आधा विदेशी व्यापार सिर्फ ब्रिटेन के साथ ही था। बाकी व्यापार कुछ देशों जैसे चीन, श्रीलंका और ईरान के साथ ही होता था। सुएज नहर खुलने से ब्रिटेन और भारत के बीच की दूरी कम हो गई, और इसके साथ ही उनके लिए भारत के साथ व्यापार करना अब आसान हो गया था। हालांकि भारत बहुत कुछ एक्सपोर्ट कर रहा था, पर भारत को इससे कोई फायदा नहीं मिला, क्योंकि ब्रिटिश सरकार इस पैसे को अपने युद्ध और सरकारी खर्चों में लगा देती थी। सामाजिक विकास के संकेतक भी बहुत खराब थे, जैसे कुल साक्षरता दर सिर्फ 16%, उच्च मृत्यु दर, कम जीवन प्रत्याशा, गहरी गरीबी आदि। बुनियादी ढांचे में जरूर विकास हुआ, लेकिन ये लोगों की सुविधा के लिए नहीं बल्कि ब्रिटिशों के फायदे के लिए था। मिसाल के तौर पर रेलवे और बंदरगाह ऐसे बनाए गए ताकि कच्चा माल आसानी से ब्रिटेन तक पहुंचाया जा सके। सड़कें इसलिए बनाई गईं ताकि ब्रिटिश सेना देश के किसी भी कोने में आसानी से पहुंच सके। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ के आने से अधिकारियों के लिए संचार और कानून व्यवस्था बनाए रखना आसान हो गया। इन सुविधाओं के कुछ फायदे आम जनता को भी मिले, लेकिन इसका मुख्य लाभ सिर्फ ब्रिटिश लोगों को ही हुआ। अब जब भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, तो हमारे सामने कई चुनौतियां थीं। भारत को कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, विदेशी व्यापार और बुनियादी ढांचे में कई सुधारों की जरूरत थी। इसके अलावा गरीबी और बेरोजगारी से भी निपटना जरूरी था। 200 साल की गुलामी का असर अर्थव्यवस्था पर साफ नजर आ रहा था।